समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। स्पीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रिका जोशी। आज के इस कार्यक्रम में हम आप सबके लिए एक विषय चुनकर लाए हैं, स्ट्रेस फ्री एग्जामिनेशन। तनाव मुक्त होकर करें परीक्षा की तैयारी, क्योंकि अब बस परीक्षाएं शुरू होने को ही हैं और ऐसे में इस विषय पर चर्चा बहुत जरूरी है। हमारे साथ कार्यक्रम में विषय से संबंधित जानकारियों और आपके सवालों के जवाब देने के लिए साथ हैं विपिन कुमार, ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है विपिन कुमार जी। शुक्रिया। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का दृष्टिकोण है कि शिक्षा मूल्य आधारित होनी चाहिए, जिससे आज का विद्यार्थी कल का एक अच्छा नागरिक बन सके, और इसके लिए हमें विद्यार्थियों को तनाव मुक्त शिक्षा देनी होगी। अंकों की भागदौड़ की बजाय नॉलेज यानी ज्ञान हासिल करे, इस दिशा में प्रेरित करना होगा। शिक्षा के एक ऐसे स्वरूप से परिचित कराना होगा कि किस तरह शिक्षित होकर वो समाज, राष्ट्र और विश्व की सेवा कर सकें। अच्छा, ये मैं बता दूं कि दिस इज अ बाइलिंगुअल प्रोग्राम, तो हमारे श्रोता हिंदी और इंग्लिश में अपने सवाल पूछ सकते हैं। हम इसमें विभिन्न पहलुओं पर बात करेंगे, जैसे युवाओं के मार्गदर्शन में माता पिता की भूमिका कैसी हो, ऐसी समस्याएं जिनका युवाओं को सामना करना पड़ता है, या फिर प्रतिकूल परिस्थितियों पर नियंत्रण रखने के लिए जागरूकता और मार्गदर्शन कैसे दिया जा सकता है। साथ ही साथ हम बात करेंगे तनाव मुक्त शिक्षा के लिए सरकार ने क्या क्या पहल की हैं, हम उनका लाभ कैसे बच्चों को दे सकते हैं, या बच्चे कैसे उसका लाभ ले सकते हैं, या कैसे उनमें शामिल हो सकते हैं। आपका इस विषय से संबंधित कोई भी सवाल हो, या इससे संबंधित कोई जानकारी आप लेना चाहें, या कोई समस्या हो या समाधान आप चाहें, तो हमें फोन करें, हमसे बात करें। यह आप ही का कार्यक्रम है, आप कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। स्टूडियो की फोन लाइन्स खुल चुकी हैं। हमारे स्टूडियो के नंबर हैं 011-2331-4444, 23717106, और एक और नंबर है 23421050। आप हमारे ट्विटर हैंडल पर भी AIR आस्क ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर #AskAIR के जरिए अपने सवाल पूछ कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप पर उपलब्ध है और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। और अब हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार है। इससे पहले विपिन जी, हम पहले बात शुरू करते हैं। अच्छा, हमारे पहले श्रोता हमसे जुड़ गए हैं, तो उन्हीं का फोन हम लेते हैं। चंदन कुमार गुप्ता जी हैं बिहार से हमारे साथ। चंदन जी, स्वागत है आपका, बोलिए। जी नमस्कार मैम। नमस्कार जी मैडम, मेरा ये सवाल है मेरा ये सवाल है कि जैसे कि आज के जो वैश्वीकरण की जो दुनिया है, उसमें मतलब कि शिक्षा भी जो है मतलब ऑनलाइन के एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर आ गया है, और इसके दौरान क्या होता है कि विद्यार्थी जो है एजुकेशन तो पा रहा है ऑनलाइन पे, लेकिन इंटरनेट की दुनिया में बहुत सारी ऐसी भी सामग्री है जिस पर ध्यान वहाँ आकर्षित करता है, और जिसके कारण जो है समय का जब बर्बादी होता है तो विद्यार्थी को तनाव घेर लेता है कि आज समय बर्बाद हो गया, और विद्यार्थी रोज वो प्रयत्न करता है कि समय हम बर्बाद न करें, फिर भी हो ही जाता है समय। तो इससे बचाव का क्या एक कारण हो सकता है, इस तनाव से बचने का? विपिन जी, बिल्कुल सीधी सी बात इन्होंने कही है कि मन भटक जाता है। मैंने सुना चंदन आपको, तो आपका जो प्रश्न है वो बहुत ही एक अच्छा प्रश्न है, लेकिन इस पे मैं एक चीज जरूर कहूंगा आपको कि जो हमें अपना मेन फोकस रखना चाहिए वो हमारी जो टेक्स्ट बुक्स हैं या जो कोर मटेरियल है, पहले आप उसको स्टडी करें, और उसके बाद यदि आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन है या कोई डाउट है, तो आप उसको इंटरनेट पे भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, और हमारा जो मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय, उसका एक दीक्षा प्लेटफॉर्म है। और जब कोविड पिछले 2 सालों में रहा और शिक्षा बुरी तरह से प्रभावित रही, तो दीक्षा को हमने अच्छे से विकसित किया है, और उसके ऊपर जो कंटेंट है वो बहुत अच्छे हैं। आप दीक्षा पोर्टल पे जाके अगर देखेंगे तो आपको जरूर फायदा होगा। जी, ये बात बिल्कुल पते की कही है कि मन को संयम में तो रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए, जो सिर्फ आप पढ़ते ही नहीं, सफलता और विफलता का एक पैमाना हम परीक्षा को नहीं मानते हैं, लेकिन उसके लिए हमें काम करना बहुत जरूरी है एक दिशा में, और उसी के लिए इन्होंने बताया विपिन कुमार जी ने कि दीक्षा पोर्टल है, उस पर आप जाइए, उस पर कंटेंट आपको सही मिलेगा।
कर्नाटक से बहुत दूर से हमारे श्रोता हैं शंकर हमारे साथ। शंकर जी बोलिए। हेलो शंकर जी। नमस्ते जी। हाँ नमस्कार, बोलिए। हम कर्नाटक स्टेट से बात कर रहे हैं, शंकर नाम का। आपका स्वागत है, स्वागत है। अच्छा, क्वेश्चन पूछेंगे? यस क्वेश्चन। वो आजकल एग्जाम आ गए ना 31 को मार्च जी, SSLC का। जी बिल्कुल। थोड़ा लोग डरता है, बच्चे लोग, उसको हिम्मत कैसा देना चाहिए? बच्चों को हिम्मत देने के लिए सबसे पहले तो अभिभावकों की एक बहुत बड़ी भूमिका बनती है। हम विपिन जी से पूछते हैं ये सवाल। विपिन जी। तो शंकर जी, आप छात्र हैं या अभिभावक हैं? नहीं, अभी वो फोन लाइन पर नहीं है। अच्छा, तो मुझे लग रहा था शंकर जी शायद एक अभिभावक हैं। तो मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि जो बच्चा किस माहौल में और किस मानसिक परिवेश में परीक्षा दे रहा है, ये बहुत हद तक अभिभावक पे, घर के माहौल पे और जो उसकी कंपनी है, जो पीयर ग्रुप है, उस पे निर्भर करता है। ऐसे में हमें आवश्यक है कि हम बच्चे के साथ एक दोस्त के रूप में व्यवहार करें। और यदि ऐसा हमें लग रहा है कि बच्चे को, क्योंकि हम अगर माता पिता हैं तो ये जरूर लग जाता है कि बच्चे में, और स्वाभाविक भी है, परीक्षा को देख के थोड़ा डर लगता है, तो उसको हमें ये कॉन्फिडेंस जरूर देना चाहिए कि ये परीक्षा कोई जिंदगी की कोई अंतिम परीक्षा नहीं है। ये तो एक हमारी जिंदगी की प्रोग्रेस के अंदर एक पड़ाव है, और इसके अंदर सफलता या असफलता या उतनी अच्छी सफलता का मतलब उतना महत्व नहीं है, और इसमें कोई डरने की बात नहीं है, और हम सब साथ हैं। आप अपना तैयारी पूरी करें, पूरी मेहनत सिंसियरिटी से आप परीक्षा दें, लेकिन आउटकम जो है उसको लेके ज्यादा चिंतित नहीं हो। यदि अभिभावक और जो हमारे परिवार के दूसरे सदस्य हैं बच्चे को जो कहेंगे, तो निश्चित रूप से उसको कॉन्फिडेंस जरूर आएगा, और वो अच्छे से और तनाव मुक्त तो मैं नहीं कहूंगा, बट हाँ, कम तनाव के साथ परीक्षा जरूर दे पाए। विपिन जी, अभिभावकों की भूमिका इसमें बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि शिक्षक तो एक सीमा के भीतर, या कहें कि चाहे वो समय की सीमा हो, चाहे वो स्कूल की सीमा हो, तो एक दायरे में उसका आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। लेकिन अभिभावक जो घर पर उसके साथ हैं, वो उसको ये बता सकते हैं कि परीक्षा के समय आने वाले भय और आशंका से उसको कैसे दूर रहना। इस बीच एक श्रोता है हमारे साथ, बलरामपुर से रिंकी। हेलो रिंकी जी। जी नमस्ते मैम। नमस्ते, बोलिए। और आपके साथ में एक्सपर्ट होने मेरा नमस्ते। हाँ नमस्कार। नमस्कार जी मेरा प्रश्न ये है कि जैसे अगर हम माने तो बहुत सारे विद्यार्थी के जो तनाव में होते हैं, तनाव मुक्त परीक्षा देनी, अच्छे मार्क्स लाने, तो हमें क्या करना चाहिए? अपने टाइम कैसे मैनेजमेंट करें? सबसे बड़ी बात आपने कह दी विपिन जी, टाइम मैनेजमेंट तो सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल सही बात कही इन्होंने, टाइम मैनेजमेंट। तो इस पे मैं सबसे पहले तो इनको एक चीज कहूंगा कि हमारे मंत्रालय ने पिछले 2018 से और प्रतिवर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम शुरू किया है, और उसकी जो रिकॉर्डिंग है वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम होता है। और इस बार भी ये 27 जून को हुआ था, और उसमें लगभग 40 लाख विद्यार्थियों ने भाग लिया, और 2500 विद्यार्थी तो फिजिकल रूप से दिल्ली में थे। एग्जाम वॉरियर करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक किताब भी है उनके द्वारा, तो उसको भी पढ़ना चाहिए बच्चों को। अभी तो मुझे लगता है कि आप देखें तो, लेकिन ये जरूर है कि हाँ, टाइम मैनेजमेंट की अगर बात करें तो 2 तरह का टाइम मैनेजमेंट देखना चाहिए कि एक तो परीक्षा से पहले और एक परीक्षा के दिन परीक्षा हॉल में। तो उनको देखना चाहिए कि सिलेबस को मैं किस तरह से कवर कर सकता हूँ, और कौन सा मेरा क्षेत्र है, कौन सा मेरा एरिया है जिसपे मुझको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, और वो टाइम मैनेजमेंट बैकवर्ड कैलकुलेट करें, जिससे कि जिस दिन परीक्षा है उस दिन तक वो अपना जो सिलेबस कवर करना है वो कर सके। यानी कि 1 महीने का जैसे अगर टाइम है तो वो 1 महीने को इस तरह से कैलकुलेट करें कि अगर उनके 4 या 5 पेपर हैं तो हर पेपर के लिए कितने दिन का वक्त बच गया है। बिल्कुल। और उसमें कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो उनको कंठस्थ है, बिल्कुल एकदम उनको पता है कि कहीं से भी पूछ ले हमें आ जाएगा, लेकिन वो वाले टॉपिक या वो वाले लेसन्स जो उन्होंने नहीं, जो कमजोर हैं उनको वो ज्यादा वक्त दे सकते हैं। जी सही बात।
बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि जिस दिन परीक्षा है, एक्चुअली जैसे कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे जो छात्र विद्यार्थी हैं वो बहुत अच्छी नॉलेज उनको होती है, प्रैक्टिस होती है, लेकिन परीक्षा के दिन परीक्षा हॉल में थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है। उसका कारण क्या होता है कि हम परीक्षा प्रश्न पत्र खोलते हैं से क्वेश्चन का आंसर लिखना शुरू करते हैं। मेरा मानना है कि यदि हम योजनाबद्ध रूप से काम करें, चाहे तैयारी में चाहे प्रश्न के उत्तर देने के लिए, बस 10-15 मिनट हम प्रश्न पत्र को पढ़ें, प्लान करें कौन से क्वेश्चंस का आंसर हमें पहले देना है, कौन से क्वेश्चन का आंसर बाद में देना है। ये हर विद्यार्थी का अलग तरीका होता है। हालांकि मेरा सजेशन ये है कि जो इजी क्वेश्चंस हैं उनको अगर हम पहले कर लें तो वो एरिया कवर हो जाता है। अदरवाइज हम किसी गलत क्वेश्चन में फंस जाएं जो नहीं आता है तो अनावश्यक समय बर्बाद हो सकता है। टाइम मैनेजमेंट परीक्षा हॉल में भी बहुत आवश्यक है, परीक्षा से पहले भी। और कई स्टूडेंट्स ऐसे, वैसे पहले हमारे एक श्रोता जुड़ गए, उनको ले लेते फिर बात करते हैं। अभिनंदन है दिल्ली से हमारे साथ। हेलो। हाँ अभिनंदन जी बोलिए। जी नमस्कार विपिन सर। नमस्कार सर। मेरा सवाल ये है कि जैसे अभी यूपीएससी का प्रीलिम्स होने वाला है 2-3 महीने में, इस खास मतलब इस समय का खास उपयोग कैसे करना चाहिए और इसमें विशेष रूप से हमें किन बातों का ध्यान देना चाहिए? अभिनंदन जी आप क्या करते हैं? मैं अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा। तो अभिनंदन जी, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो पहले मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको उसके लिए। तो उसमें मैं आपको, क्योंकि ये जो हमारी नियमित परीक्षाएं होती हैं स्कूल बोर्ड्स की, उससे हटके एक परीक्षा है और बहुत एक नेशनल लेवल कंपटीशन है, तो आप अपना शेड्यूल बना के जरूर तैयारी करें। कोशिश करें कि शेड्यूल के हिसाब से आप अपने को जो रूटीन है उसको फॉलो कर पाएं। एक आवश्यक चीज जरूर मैं कहना चाहूंगा प्रीलिम के लिए कि यदि आपका एक पीयर लर्निंग, मतलब आपका एक कोई ऐसा ग्रुप हो जिसके अंदर लाइक माइंडेड आपके फ्रेंड्स हों जो सिंसियरली आपके साथ तैयारी कर लें। और जब मैं बोलता हूँ पीयर लर्निंग तो इसका मतलब है कि ऐसे आपके साथी हों जो ओपन हार्टेडली उस ग्रुप में हों, मतलब जो दिल खोल के और एक दूसरे को सपोर्ट करें, तो उसका बहुत फायदा आपको मिल सकता है। उसमें कई बार ये होता है ना कि कुछ लेसन्स के नोट आप बना लें, कुछ के नोट्स दूसरे बना लें, फिर उन नोट्स को एक्सचेंज भी कर सकते हैं और उसमें जो अमेंडमेंट आप करना चाहें, जो आप उसको लगे कि हाँ ये मेरे लिए ठीक है, उसको ज्यादा भी आप तरीके से पढ़ सकते हैं। लेकिन यूपीएससी की परीक्षा का भी एक अपना अलग तरह का तनाव है। लेकिन हम इस वक्त उन बच्चों की बात कर रहे हैं जो स्कूली शिक्षा या कॉलेज की शिक्षा के लिए अभी इस वक्त तैयारियां कर रहे हैं। विपिन जी, एक अगर हम कोई हमारा स्टूडेंट, कोई छात्र ये चाहे कि उसको कोई परामर्श फोन पर मिल जाए या कोई ऐसी वेबसाइट हो जहां से वो अपने सवालों के जवाब मन के भय या मन के तनाव को लेकर कर सके, तो ऐसी कोई साइट है या कोई ऐसा हेल्पलाइन है? तो हमारे मंत्रालय की एक संस्था है सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जी, तो उसकी एक टेली काउंसलिंग सर्विस है जो 1800118004 पे उपलब्ध है और ये प्रातः 8 से रात के 10 बजे तक रहती है। ये सर एक बार आप रिपीट करेंगे थोड़ा? यस, टेली काउंसलिंग नंबर है 1800118004। तो ये सीबीएसई की टेली काउंसलिंग है और इस पे जो 10वीं और 12वीं के बच्चे परीक्षा दे रहे हैं उसके लिए सीबीएसई ने विशेष रूप से इसको चलाया है। उसके साथ साथ कोविड में शिक्षा मंत्रालय ने भी एनसीईआरटी के माध्यम से एक मनोदर्पण इनिशिएटिव किया है। मनोदर्पण इसीलिए था कि जो बच्चे हैं जिनके मन में या पेरेंट्स के मन में या और किसी भी स्टेक होल्डर के मन में कोई किसी प्रकार का तनाव है, वो भी अपने क्वेश्चंस उस पे हमारे स्पेशल काउंसलर्स हैं, तो उसका नंबर है 844-844-0632। आई रिपीट 844-844-0632। तो ये दो हमारी हेल्पलाइन है, एक सीबीएसई की और एक एनसीईआरटी की है मनोदर्पण के अंदर में। तो इसमें बच्चे कभी भी चाहे मॉर्निंग में 8 बजे से रात के 8 बजे तक मनोदर्पण पे और मॉर्निंग 8 से रात के 10 बजे तक सीबीएसई की टेली काउंसलिंग में अपने जिज्ञासा को पूछ सकते हैं और अपनी जो प्रश्न है उसको अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। जो श्रोता हमसे अभी अभी जुड़े हैं उन्हें हम बता दें, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। हम चर्चा कर रहे हैं स्ट्रेस फ्री एग्जामिनेशन, यानी तनाव मुक्त होकर कैसे परीक्षा की तैयारी करें।
इस विषय पर आपके सवाल हों तो हमसे जरूर पूछें। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के जॉइंट सेक्रेटरी श्री विपिन कुमार। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी है, डीटीएच की दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी है। आप भी हमारे कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। ये आपका ही कार्यक्रम है। हमारे स्टूडियो के फोन नंबर हैं 01123314444, एक और नंबर है 23717106 और 23421050। कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तनाव क्यों? समय पर तैयारी करें और जीतें परीक्षा के भय को। अगर मैं ये कहूं तो विपिन जी कितना सही है? आपका कहना बिल्कुल सही है और मेरा तो कहना ये है कि यदि कोई विद्यार्थी मन में कॉन्फिडेंस जरूर रखे, मैं बिल्कुल सफल होऊंगा और पूरी कोई प्रश्न नहीं है ना सफल होने का, पहली चीज। लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ साथ हमें अपनी सिंसियरिटी, लगन और मेहनत भी देनी होगी। तो यदि हम सिंसियर हैं, हार्ड वर्क हैं और कॉन्फिडेंस है तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा परीक्षा पे चर्चा में कि आप जो पढ़ते हैं वो आपके जीवन में सफलता का या विफलता का एकमात्र पैमाना नहीं हो सकता। आप जीवन में जो करते हैं वो आपकी सफलता और विफलता को निर्धारित करता है। ये बहुत बड़ी बात है कि सिर्फ एक पढ़ाई और उसके नंबर ही आपकी जीवन की दिशा या दशा तय नहीं कर सकते। बहुत कुछ है जिंदगी में। ये तो सीढ़ियां हैं, तो धीरे धीरे करके सीढ़ियां चढ़ रहे हैं और जब आप आगे निकल जाते हैं और पीछे मुड़ के देखते हैं तो लगता है कि क्यों वो तनाव हुआ, क्यों वो भय हुआ। ये सब तो बड़ी आसान सी सीढ़ियां हैं चढ़ने के लिए। विपिन जी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा और मेरा तो मानना ये है कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं और ऐसे सक्सेसफुल हस्तियां हैं इस विश्व में। शायद हो सकता है कि 10वीं या 12वीं की जो परीक्षा है उसमें उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है ये कहती है कि हर बच्चा अलग है, एवरी चाइल्ड इज यूनिक, और हर बच्चे का पोटेंशियल अलग है। हो सकता है कि वो बच्चा किसी एक फील्ड में अच्छा ना कर पाए, जो कि हो सकता है बोर्ड की परीक्षा भी हो। मतलब ये नहीं कि वो कोई अंतिम परीक्षा, अंतिम उस बच्चे की जिंदगी की सफलता है। वो किसी दूसरे क्षेत्र में हो सकता है बहुत बड़ी आगे जाके सफलता हासिल करे। जी, इस बीच अगर किसी ने बच्चों ने अगर हेल्पलाइन नंबर नोट नहीं किया है तो मैं एक बार फिर उनको दोबारा से आपको लिखवा देती हूँ। CBSE का हेल्पलाइन नंबर है 1800118004। इसमें सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक आप अपनी बात कह सकते हैं। कोई भी परामर्श आप चाहें तो ले सकते हैं। दूसरा NCERT का जो नंबर बताया है वो है 8448440632। एक बार दोबारा से सुनिए 8448440632। दूसरा नंबर है 1800118004। इस नंबर पर बच्चे डायल कर सकते हैं इस नंबर को और परामर्श चाहे तो ले सकते हैं। इस बीच रायपुर छत्तीसगढ़ से राजेश हैं हमारे साथ। हेलो राजेश जी, बोलिए। जी मैम नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार राजेश जी। सर मेरा ये सवाल है कि परीक्षा की तैयारी सर उससे अलग एक तनाव ये होता है कि परीक्षा के बाद जो नंबर आएंगे या जो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन है सर, हमारे लिए स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी दिक्कत होती है कि इस बारे में संवाद करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मतलब कंजर्वेटिव फैमिली से आते हैं तो लगातार एक तरीके से बात रहती है कि मैंने साल भर तुमसे नहीं पूछा था, सिर्फ पढ़ाई पे मेहनत करवाई थी, अब नंबर क्यों कम आए। तो वो एक्सपेक्टेशन और उसके बाद की कॉन्वर्सेशन कैसी रहे, इसके लिए अगर आप कुछ बता सकें। तो राजेश, एक तो हमने पहले बताया कि मतलब इसमें फैमिली का जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जो भी अभी बात जितनी भी हुई है उसी को अगर मैं रिपीट करने की कोशिश करूंगा अन्यथा, तो मतलब उनको ये समझने की जरूरत है कि हमको बच्चे के अंदर उसके जो नंबर है यही एक प्रतिभा का पैमाना नहीं है। विपिन जी, मैं थोड़ा सा रुकूंगी कि अगर राजेश जी ये कार्यक्रम अपने माता पिता के साथ सुन लेते तो शायद हम उन्हें भी कुछ समझा सकते इस दौरान, क्योंकि बड़ी बेबाकी से उन्होंने बहुत साफ साफ ये विचार रखे हैं कि माता पिता की एक एक्सपेक्टेशंस होती है कि भाई इतने % तो लेके ही आने। तो वो सब
चीज के लिए हम इनके माता पिता से अभी बात कर सकते थे, लेकिन विपिन जी आप जो भी कहना चाहें वो इस समय कह दीजिए, हो सकता है वो सुन रहे हो। तो मैं तो केवल ये कहूंगा कि हमारा बच्चा जो है वो हमारा बच्चा है और वो यूनिक है। उसकी जो मतलब मेरा तो मानना ये है कि यदि बच्चे के नंबर किसी परीक्षा में किसी सब्जेक्ट में अच्छे नहीं आए हैं तो इसका मतलब हो सकता है कि हमने उसके पोटेंशियल को सही रूप से नहीं देखा है। बिल्कुल। किसी दूसरे क्षेत्र में है और मुझे उसको एक्सप्लोर करने की जरूरत है। बिल्कुल। इसके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने भी और अलग अलग स्टेट बोर्ड्स ने भी लॉन्च किए हैं, जिसके अंदर बच्चे का जो इंक्लिनेशन है एरिया में उसको वो असेस करते हैं। तो ऐसे में वो चाहें तो उस तरह की सहायता भी ले सकते हैं। और साथ ही साथ स्कूल में भी और अभिभावकों को भी ये देखना बहुत जरूरी है कि एक युवा दिमाग है जो कुछ समस्याओं से घिरा भी हो सकता है, तो हम उस तरफ भी देखें कि उसकी अपनी कोई परेशानी भी हो सकती है, तो उसे खुलकर बात करने का मौका दें तो शायद ये सारी चीजें आसान हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। मुझको लगता है कि यदि बच्चे के मन में ऐसा लगता है कि नहीं ये मेरे माँ बाप नहीं है, मेरे दोस्त हैं इस समय में और मैं उनको सारी चीज शेयर कर सकता हूँ, मुझे लगता है कि माता और पिता तो सबसे पहला एक होना चाहिए जहाँ बच्चा अपना दिल खोल के जाए। उसको घर से बाहर जाके अपने दिल खोलने की आवश्यकता। बिल्कुल। यदि माँ बाप नहीं होंगे तो बाहर जाएगा, हो सकता है कि उसको किस तरह की सलाह मिलती है उस पर वो एक चिंता की बात हो सकती है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है सभी अभिभावकों के लिए कि वो बच्चों के साथ इतना खुलकर बात करें कि उसके मन को जान सकें, उसके मन को पढ़ सकें और फिर सही सलाह दे सकें। इस बीच दिल्ली से हमारे साथ धर्मवीर हैं फोन लाइन पर। धर्मवीर जी स्वागत है, बोलिए। चंद्र जी का नमस्कार। नमस्कार। विपिन जी नमस्कार। नमस्कार सर, मैं धर्मवीर गाने का दिल्ली से बोल रहा हूँ। बोलिए। हमने भी एक बार बच्चों के एग्जाम दिए थे 10th क्लास के। तो एक बच्ची के एग्जाम 2 बहुत अच्छे गए थे, बहुत होशियार बच्ची थी। तीसरे एग्जाम में क्या हुआ, जब मेरा उसके साथ सामना हुआ तो वो बच्ची शुरू से ही रोने शुरू कर दिया उसने। वो कहते हैं कि उसके जो फ्रेंड्स है वो कहते हैं ये पढ़ने में बहुत होशियार है, पर उसको। धर्मवीर जी आप शिक्षक हैं? मैं शिक्षक नहीं हूँ, हमारे को ड्यूटी दी गई थी प्राइवेट। अच्छा, ठीक है। तो हमने वहाँ कारण ये था कि टीचरों की हड़ताल थी। हाँ, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं ना, बोलिए। तो ऐसे में उस लड़की को हमने कहा क्या बात है, रो क्यों रहे हो? तो उसने कहा जी मेरे से एग्जाम नहीं होगा। मैं क्या बात है, कहती है आपको याद है नहीं है कुछ। बच्चे कहते हैं आसपास के कितनी ये बहुत अच्छी होशियार है, पत्नी आज इसको क्या हो गया। हमने उसके बड़े भाई को, वो बाहर ही थे एग्जाम के, उनको बुलवाया, उनको बताया सारी। कहते हैं पत्नी क्या हो गया, तो उसको हमने जूस वगैरह और जो भी उसके हेल्प करनी। ठीक है धर्मवीर जी, हम आपकी बात समझ गए। आपकी बात में जो मुख्य बात है वो ये है कि बहुत बेहतरीन स्कूल में काम करने वाला बच्चा भी कभी कभी इतना घबरा जाता है परीक्षा को देखते हुए या परीक्षा हॉल में जब बैठा होता है, तो यही सब बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसकी जो उसकी प्रतिभा है वो कहीं दब ना जाए, कहीं खो ना जाए। इसके लिए बहुत सारे प्रयत्न चल रहे हैं। विपिन जी, हम बात करेंगे कि जो ई विद्या चैनल या लाइव इंटरैक्टिव सत्र हैं या जो YouTube चैनल ऐसे हैं जहां पर बच्चे जाके कुछ इसमें परामर्श कर सकते हैं। जी, तो मैंने अभी बताया हमारा जो पीएम विद्या है, तो अलग अलग वर्टिकल्स भी हैं और इसके ऊपर टेली काउंसलिंग्स भी अवेलेबल है और बहुत सारे मॉड्यूल्स एनसीईआरटी ने इस पे बना के शेयर किए हैं। तो मुझे तो लगता है कि सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है वो बच्चों के लिए। ठीक, बच्चे इसका फायदा उठाएंगे। वैसे एनसीईआरटी की वेबसाइट पर भी इस तरह के बीच में दिए हुए हैं कि जहां पर आप अपनी जो प्रॉब्लम है उसे लिख के भेज सकते हैं, उसको सॉर्ट आउट करेंगे वो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब परीक्षा बिल्कुल सिर पर है, ऐसे में जो पहल की जा रही है, चाहे वो स्कूल की तरफ से हो, चाहे वो सरकार की तरफ से हो, तो इसमें बच्चों का जो मनोवैज्ञानिक एक उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, ये भी उसको बहुत मदद करता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैं एक चीज यहाँ पे और ऐड करना चाहूंगा कि कॉन्फिडेंस लाने के लिए, और एक बच्चे कभी कभी क्या होता है कि हम तैयारी बहुत अच्छी कर लेते हैं, इतना अच्छा परीक्षा के अंदर हम आउटपुट नहीं दे पाते हैं, क्योंकि एक लिखने की प्रैक्टिस भी होती है। तो मेरा ये सुझाव जरूर होगा, हो सकता है कि ये हर बच्चे के लिए अलग है, जैसा मैंने पहले कहा, हम पहले साल के क्वेश्चन पेपर्स को उसी एग्जाम की सेटिंग के अंदर एक प्रैक्टिस करके देखें और फिर असेस करें अपने को कि किस पोर्शन को हम कितना
समय में कर पा रहे हैं, किस तरह से हमारा पेपर हैंडलिंग का तैयारी है, तो उससे लगता है कि जरूर एक हेल्प मिलेगी और अगर कहीं पे कोई कमी है तो उसको बच्चा समय में दूर कर पाएगा। लेकिन इस सबके लिए जो एक ही शब्द है कि टाइम टेबल बहुत जरूरी है। जी जी, जी। है ना, चाहे वो परीक्षा से ये नहीं कि 1 महीना पहले 2 महीना पहले, वो परीक्षा से एक लंबे समय पहले, ताकि आपकी तंदुरुस्ती भी ठीक रहे बच्चे की, मानसिक रूप से भी उसको परेशानी ना हो, और जब सेहत ठीक होगी और उठना बैठना, नींद, सोना, ये सब चीजें उसमें, जैसे लगातार एक ही स्ट्रेच में बैठ के पढ़ाई करने से भी थकान होती है। और विपिन जी, एक बात मैं यहाँ बात करना चाहूंगी कि जो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बहुत अच्छी तैयारी करके जाते हैं, लेकिन क्योंकि देर रात तक पढ़ना है और अगले दिन पेपर है, तो ऐसे बच्चे, बहुत बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे होते हैं जो देर रात तक पढ़ते रहते हैं और अगले दिन एग्जाम है। तो मैं तो केवल ये कहना चाहूंगा, देखिए हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनको इस तरह की तैयारी अच्छी लगती हो और हेल्प भी करती हो, बट सामान्यतः मुझको लगता है कि एक प्रॉपर नींद लेने से जो आपका मस्तिष्क है वो शांत जरूर रहता है और आप अच्छे रूप से विचारों को संयमित रूप से आप परीक्षा के अंदर लिख पाते हैं। तो ये मेरा सुझाव है, बट हो सकता है कि कुछ बच्चों को दूसरी तरह से भी अच्छा लगता हो। लेकिन नींद का जो साइकिल है उसको देखना बहुत जरूरी है। हाँ विपिन जी, जो हम मनोदर्पण की कुछ बातें अगर अपने बच्चों को बता दें जो सुन रहे हैं इस वक्त। जी जी, तो मनोदर्पण एक हमारा इनिशिएटिव है। ये कोविड के समय में ऐसा महसूस हुआ कि बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जा रहे हैं और घर पे बैठे हुए उनके मन में, पेरेंट्स के मन में एक इस तरह की कुछ चिंताएं आ रही होंगी कि स्कूल से अब बच्चे कट गए हैं तो क्या किया जाए। तो उसके लिए हमने मनोदर्पण, ये टोल फ्री काउंसलिंग हमने शुरू की थी। इस पे बच्चे, अभिभावक और शिक्षक सब कर सकते हैं। IVRS के थ्रू होती है। इस पे सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक काउंसलर्स अवेलेबल हैं और एक्सपर्ट पैनल ऑफ साइकोलॉजिस्ट भी हैं इसके अंदर, और सभी एज ग्रुप के लिए है और पूरे देश के लिए ये सेवा उपलब्ध है। विपिन कुमार जी, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, मनोबल बढ़ाने के लिए एक छोटी सी टिप्पणी चाहूंगी। मेरा केवल ये मानना है कि अपने में कॉन्फिडेंस रखें और मेहनत और सिंसियरिटी से जरूर काम करें। परिवार के जो हमारे सदस्य हैं, माता पिता, उनकी भूमिका बहुत अहम है और ये जरूर माने कि परीक्षा में जो मैंने किया उतना मैं अपना बेस्ट कर सका हूं। परिणाम जो है वो उसकी चिंता नहीं करें और ये अंतिम परिणाम भी नहीं है। आगे आपको बहुत अवसर मिलेंगे। जिंदगी की जो हमारी यात्रा है सफलता की, उसके अंदर ये केवल एक पड़ाव था। विपिन जी, बहुत ही आसान शब्दों में और बहुत अच्छी तरीके से आपने बच्चों के लिए बड़े मार्गदर्शक शब्द कहे हैं और मुझे लगता है सभी बच्चे इससे प्रेरणा लेंगे। इन सब बातों से, ये बातें हम आप ही के लिए कह रहे थे कि आप सफल होंगे। कोई अंकों का कोई आधार नहीं है जीवन में। परीक्षा परिणाम के आधार पर सफलता और विफलता तय नहीं की जा सकती है। सरकार भी इस ओर पूरा ध्यान दे रही है। आपके स्कूल, आपके अभिभावक सब आपके साथ हैं। इसलिए बिल्कुल तनाव रहित परीक्षा को एंजॉय करते हुए परीक्षा दें। कार्यक्रम का निर्धारित समय अब समाप्ति की ओर है। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आज की चर्चा और हमारे श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए और उनकी जानकारी बढ़ाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के जॉइंट सेक्रेटरी विपिन कुमार जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बच्चों को और सभी अभिभावकों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सफल हों और अच्छे आप अंक प्राप्त करें। जी, मेरी शुभकामनाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम आप सबको कैसा लगा, हम इसके बारे में जानना चाहते हैं। आप अपने सुझाव हमें अवश्य ईमेल करें। हमारा पता है airnsdtalks@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा से सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉग कर सकते हैं और कार्यक्रम को सुन सकते हैं। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह सोमवार रात ठीक 9:30 बजे
एक और मुद्दे के साथ हम आपके साथ चर्चा करने के लिए उपस्थित होंगे। तब तक के लिए चंद्रिका जोशी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।